हेलो दोस्तों। आज हम एमए के सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी का पहला पेपर पढ़ने वाले हैं, जो कि है क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान। तो सबसे पहले जान लेते हैं जलवायु है क्या। तो जलवायु किसी क्षेत्र या स्थान की मौसम स्थितियों की विविधता का कुल योग है। जलवायु को केवल औसत मौसम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जी.एफ. टेलर के अनुसार जलवायु मौसम का एकीकरण है और मौसम जलवायु का विभेदन है। इसलिए मौसम और जलवायु के बीच अंतर मुख्य रूप से समय का है। अब जलवायु विज्ञान का अर्थ। तो जलवायु विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जो जलवायु की प्रकृति की वर्णन और व्याख्या करती है कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भिन्न होती है। रिपीट, जलवायु विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जो जलवायु की प्रकृति का वर्णन और व्याख्या करती है कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भिन्न होती है। जलवायु विज्ञान शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों क्लीमा और लोगोस से हुई है। क्लीमा का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का अक्षांश, यानी पृथ्वी की जो ढलान होती है वो अक्षांश, तथा लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं कि जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है जो कि विभिन्न स्थानों पर जलवायु संबंधी दशाओं का अध्ययन करती है। रिपीट, जलवायु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है या जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है जो कि विभिन्न स्थानों पर जलवायु संबंधी दशाओं का अध्ययन करता है। जलवायु विज्ञान की परिभाषा। दोस्तों, अगर आप जलवायु विज्ञान की परिभाषा नॉर्मल लिखते हैं तो उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं पड़ता है। अगर किसी भूगोलवेत्ता का नाम लिखकर एक परिभाषा आप लिख देते हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। तो ऑस्टिन मिलर के अनुसार तो जलवायु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो मौसम की औसत स्थिति पर चर्चा करती है। अब थवेट के अनुसार जलवायु विज्ञान का दायरा व्यापक हो जाता है जब वह सुझाव देता है कि इस अनुशासन के मूल में वायुमंडल के साथ साथ पृथ्वी की सतह का अध्ययन भी होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जलवायु की प्रत्येक विशेषता पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच ऊष्मा, नमी और गति के आदान प्रदान से निर्धारित होती है। जलवायु विज्ञान की प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो जलवायु विज्ञान की प्रकृति यह है कि यह पृथ्वी की जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें समय और स्थान के साथ जलवायु के पैटर्न, विविधता और परिवर्तन का अध्ययन शामिल है। यह मौसम की दीर्घकालिक विशेषताओं और उनकी जलवायु पर पड़ने वाली प्रभावों को समझने पर केंद्रित है। अब जलवायु विज्ञान की प्रकृति के मुख्य कारण, मुख्य बिंदु क्या होते हैं। जलवायु विज्ञान की प्रकृति के मुख्य बिंदु। तो एक पहला बिंदु आता है कि अध्ययन का विषय। तो जलवायु विज्ञान में पृथ्वी की जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जिसमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन और अन्य मौसम संबंधी तत्वों का दीर्घकालिक पैटर्न और परिवर्तन शामिल है। बार बार कहा जा रहा है दीर्घकालिक। जलवायु एक क्षणिक नहीं होती है, बहुत समय से जो मौसम होता है, जो के बदलाव होते हैं, उन्हीं को कुल मिलाकर के जो औसत होता है उसको जलवायु कहते हैं। विषय क्षेत्र। तो यह भौतिक भूगोल की एक शाखा है जिसमें जलवायु संबंधी डेटा का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या किया जाता है। अब इसका महत्व क्या है। तो जलवायु विज्ञान जलवायु परिवर्तन, जलवायु संबंधी घटनाओं और उनके मानव और प्राकृतिक प्रणालियों पर प्रभाव को समझने में मदद करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जलवायु विज्ञान में वैज्ञानिक विधि जैसे कि अवलोकन, प्रयोग और मॉडलिंग का उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं हम लोग जलवायु विज्ञान का विषय क्षेत्र। तो जलवायु विज्ञान का विषय क्षेत्र मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी, मतलब कि भौतिक जलवायु विज्ञान। रीजनल क्लाइमेटोलॉजी,
क्षेत्रीय जलवायु विज्ञान, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी यानी अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान। तो पहले नंबर की बात करते हैं, भौतिक जलवायु विज्ञान क्या है ये? तो जलवायु विज्ञान की वह शाखा जिसमें विशेष रूप से ऊष्मा विनिमय, आर्द्रता विनिमय और वायु गति के लौकिक और स्थानिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करती है। ये कई अवलोकन जलवायु तत्व हैं, जैसे सूर्यताप, धूप की अवधि, तापमान, वायु दाब, वर्षा, हवाएं, बादल और कोहरा आदि। तो भौतिक जलवायु विज्ञान मौसम पर विशेष प्रभाव डालती है। कैसे? क्षेत्रीय जलवायु विज्ञान। अब क्षेत्रीय जलवायु विज्ञान ये दूसरा नंबर है। तो क्षेत्रीय जलवायु विज्ञान विभिन्न प्रकार की जलवायु विज्ञान का वर्णन करता है। ये स्थानिक वितरण से संबंधित है। क्षेत्रीय जलवायु विज्ञान एक क्षेत्रीय और साथ ही स्थानिक पैटर्न के पैमाने की अवधारणा है। यानी कि क्षेत्रीय जलवायु के आकार और विस्तार के आधार पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मैक्रो, मेसो और सूक्ष्म। अब बात करते हैं अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान की। तो अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान में हम विशिष्ट व्यावहारिक समस्याओं के लिए इस जलवायु ज्ञान के अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं। यह जलवायु के अन्य विज्ञानों के साथ संबंधों का विश्लेषण करता है। अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान में मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी के लिए जलवायु के तत्वों के हमारे ज्ञान का उपयोग करने के तरीकों और संसाधनों का पता लगाना है। तो भाई अब जानते हैं जलवायु विज्ञान का मौसम विज्ञान के साथ क्या संबंध है। तो जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान दोनों ही वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, लेकिन वे अलग अलग स्केल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मौसम विज्ञान अल्पकालिक मौसम की घटनाओं जैसे कि तापमान, वर्षा, हवा का अध्ययन करता है, जबकि जलवायु विज्ञान लंबे समय तक चलने वाले मौसम के पैटर्न और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करता है। मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान दैनिक साप्ताहिक मौसम की भविष्यवाणी या तात्कालिक वायुमंडलीय स्थितियों का अध्ययन करता है, और यह मौसम की घटनाओं जैसे कि तूफान, बारिश या बर्फबारी का अध्ययन करता है। मौसम विज्ञान में मौसम की विभिन्न विशेषताओं जैसे कि तापमान, दबाव, नमी और हवा की गति को मापा जाता है। जलवायु विज्ञान क्या है? तो जलवायु विज्ञान लंबे समय तक चलने वाले मौसम के पैटर्न और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन है। यह जलवायु की विभिन्न विशेषताओं जैसे कि तापमान, वर्षा और बर्फबारी का अध्ययन करता है, जो समय के साथ औसत मौसम की स्थितियों को दर्शाती है। तो जलवायु विज्ञान में जलवायु परिवर्तन की प्राकृतिक और मानव जनित कारणों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना व संयोजन। ये पूरा मैंने सिलेबस के हिसाब से पूरा इसको लिखा है। इससे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर जो आने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना व संयोजन। तो वायुमंडल शब्द वायु और मंडल से मिलकर बना है। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी के साथ संलग्न है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के अवशोषण और ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा दिन व रात के धरातलीय तापमान को संतुलित रखकर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। इसकी संरचना कैसे बनती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से लेकर उसके ऊपरी स्तर तक निम्नलिखित 5 स्तरों में बांटा गया है। नंबर 1 क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। अब बात करेंगे हम लोग सबसे पहले क्षोभ मंडल की। तो यह वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है, जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। सभी वायुमंडलीय या मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। संपूर्ण वायुमंडल का 80% द्रव्यमान इसी मंडल में उपलब्ध है। वायुमंडल का लगभग 50% द्रव्यमान तो 5/6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही
मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वायुमंडल का लगभग 50% जो द्रव्यमान है वो 5-6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है, जो मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों से मिलकर बना है। क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से तापमान घटता है। यानी कि क्षोभ मंडल में अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो तापमान हमें घटता हुआ प्रतीत होगा। इसकी सबसे ऊपरी सीमा क्षोभ मंडल सीमा कहलाती है। अब बात करते हैं समताप मंडल की। तो यह वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है, जिसकी ऊंचाई 12 से 50 किलोमीटर है। अभी आपने क्षोभ मंडल की बात की तो उसकी ऊंचाई थी 8 किलोमीटर तक। आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो यह अब समताप मंडल में क्या है? यह वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है, जिसकी ऊंचाई 12 से 50 किलोमीटर है। ओजोन परत इसी मंडल की ऊपरी सीमा पर पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। वायुमंडलीय घटनाएं इस मंडल में घटित नहीं होती हैं। वायुमंडल की उड़ान सॉरी वायुयान की उड़ान हेतु यह मंडल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यानी कि जितने भी हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं वो सारे के सारे समताप मंडल में ही उड़ते हैं। अब बात करते हैं मध्य मंडल की। तो यह वायुमंडल की तीसरी सबसे निचली और समताप मंडल के ऊपर स्थित परत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर होती है। मध्य मंडल के नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटता है। आपने क्षोभ मंडल में क्या पढ़ा था कि नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटता है, जिसमें भी घटता है। तो मध्य मंडल की सबसे ऊपरी सीमा पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान होता है, जहाँ का औसत तापमान लगभग -85 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी आप जाते ही बर्फ बन जाओगे। अंतरिक्ष में पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करने वाले लगभग सभी उल्कापिंड इस परत में आकर जल जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग तापमंडल की। तो यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित परत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 80 से 700 किलोमीटर होती है। तापमान में नीचे से ऊपर जाने पर ये तापमान बढ़ता है। तापमंडल की निचली परत, जो कि 80 से 550 किलोमीटर है, वो आयन मंडल कहलाती है। और आयन मंडल पूरी तरह से बादल व जल वाष्प विहीन परत होती है। आयन मंडल में जलवाष्प या बादल नहीं पाए जाते। इसी मंडल में ही रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस पृथ्वी की ओर लौट आती हैं और रेडियो, टेलीविज़न आदि के संचार को संभव बनाती हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटनाएं तापमंडल में ही घटित होती हैं। बाह्यमंडल, यह तापमंडल के ऊपर स्थित परत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 700 से 10,000 किलोमीटर तक होती है। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जो अंततः अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है। यानी बाह्यमंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता होती है। अब जानेंगे कि वायुमंडल का संयोजन या संगठन कैसे हुआ है। तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों के मिश्रण से एक निश्चित अनुपात बनता है। जैसे कि इसमें भारी गैसें भी पाई जाती हैं और कुछ हल्की गैसें पाई जाती हैं। तो भारी गैसें जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.032%। और हल्की गैसों में हाइड्रोजन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, ओजोन हो गया। अगर ये सब आपको याद नहीं रहता तो आप सिंपल से लिख सकते हो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 1%, और बस इतना ही हो जाता है। अब बात करते हैं हम सूर्य तप। सूर्य तप क्या है? पृथ्वी का तापमान संतुलन। तो सूर्य ताप की बात करते हैं तो सूर्य ताप जो है, सूर्याभिताप और सौर ऊर्जा, उस ऊर्जा को कहते हैं। ये तीनों एक ही नाम है, सूर्य ताप बोले या सूर्याभिताप बोले या सौर ऊर्जा बोले। तो उस ऊर्जा को कहते हैं जो प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में धरातल को प्रकाश की गति से एवं लघु तरंगों के रूप में सूर्य से प्राप्त होती हैं। अब
इसी बात को केंद्रायु कहते हैं। क्या कहते हैं कि सूर्य वे वायुमंडल से, सॉरी रिपीट, केंद्रायु के अनुसार सूर्य से वायुमंडल में निरंतर विकिरित ऊष्मा को सूर्य तप कहते हैं। टार एवं मार्टिन के अनुसार सूर्य के विकिरित ऊर्जा जो पृथ्वी तक पर पहुंचती है उसे सूर्य तप कहते हैं। भाई पृथ्वी का ताप संतुलन कैसे रहता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी अपने तापमान को स्थिर रखती है पृथ्वी का ताप संतुलन कहलाता है। यह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और अंतरिक्ष में वापस भेजी जाने वाली ऊर्जा के बीच का संतुलन है। पृथ्वी का प्रत्येक भाग सूर्य के समान मात्रा में सूर्यता प्राप्त नहीं करता है। ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में भूमध्य रेखीय क्षेत्र अधिक सूर्यता प्राप्त करता है और वायुमंडलीय और महासागरीय सतह संवहन, वर्षा, हवाओं और समुद्र के वाष्पीकरण आदि के माध्यम से ऊष्मा बजट को असंतुलित नहीं होने देते। आपने देखा होगा कि भूमध्य रेखा के पास बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जैसे जैसे दूर जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे ठंड पड़ने लगती है, वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं रहती है। तो वही बात कह रहा है कि भूमध्य रेखा क्षेत्र अधिक सूर्यता प्राप्त करता है। वातावरण एवं महासागरीय परिसंचरण की इस प्रक्रिया में निम्न तरीकों में पृथ्वी पर तापमान का संतुलन बना रहता है। पृथ्वी का तापमान संतुलन कैसे बना रहता है, ये क्वेश्चन आपका आता है कि तापमान संतुलन कैसे रहता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो इसके जरिए जलवायु में ऊष्मा का न केवल भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बल्कि पृथ्वी की सतह और निचले वातावरण से लेकर अंतरिक्ष तक सौर ताप का पुनर्वरण होता है। अच्छा, जब सौर ऊर्जा की आने वाली किरणें अंतरिक्ष में उत्सर्जित ऊष्मा द्वारा संतुलित होती हैं तो पृथ्वी पर विकिरित संतुलन बना रहता है। वायुमंडल और महासागर उष्णकटिबंधीय से ध्रुवों की ओर अधिक ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। अधिकांश ऊष्मा का हस्तांतरण मध्य अक्षांश यानी कि 30 डिग्री से 50 डिग्री के मध्य होता है। अतः इस क्षेत्र में कई तूफान आते रहते हैं। इसको मत पढ़िए, नहीं बोरिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग तापमान का वितरण। तापमान का वितरण 3 तरीके से होता है। कौन कौन सा? लौकिक, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर इसी को लंबवत तापमान वितरण कहते हैं। तो कैसे होता है कि सामान्य चूक पर यानी कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी का मानक लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 किलोमीटर है। यानी हर 1000 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। क्षोभ मंडल क्या होता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आने। क्षोभ मंडल, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आने की सामान्य प्रवृत्ति देखी जाती है। अच्छा, समताप मंडल में क्या होता है? तो समताप मंडल में ओजोन परत द्वारा और विकिरण के अवशोषण के कारण तापमान सामान्यतः ऊंचाई के साथ बढ़ता है। अब महासागरीय ऊर्ध्वाधर वितरण कैसे होता है? तो महासागर में ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण की विशेषता एक गर्त सतह परत, एक थर्मोक्लाइन और ठंडी गहरी परत होती है। ऊर्ध्वाधर वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अक्षांश हो गया, मौसम और अन्य कारक वायुमंडल और महासागरों दोनों में विशिष्ट ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्षैतिज तापमान वितरण की। तो क्षैतिज तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो सबसे नंबर पे आता है अक्षांश। तो सौर विकिरण में विभिन्न कोणों के कारण सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान कम होता जाता है। ऊंचाई पे क्या होता है? तो ऊंचाई वायुमंडल के पतले होने पर वायुमंडलीय दबाव में कमी होने के कारण अधिक ऊंचाई वाले स्थान कम ऊंचाई वाले स्थानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। जल निकायों से निकटता अर्थात स्थल की तुलना में
जल निकायों का तापमान मध्यम रहता है। यानी कि स्थल की तुलना में जल निकायों का तापमान मध्यम रहता है, जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में तापमान में कम उतार चढ़ाव होता रहता है। सागर की लहरें तो महासागरीय धाराएं ऊष्मा के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तटीय क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती हैं तथा वैश्विक तापमान पैटर्न को प्रभावित करती हैं। स्थलाकृति यानी स्थल की आकृति क्या प्रभाव डालती है, तो पर्वत श्रृंखलाएं ऊंचाई और हवा के पैटर्न के माध्यम से रिपीट पर्वत श्रृंखलाएं ऊंचाई और हवा के पैटर्न के माध्यम से तापमान को प्रभावित कर सकती हैं। बात करते हैं अस्थायी या लौकिक तापमान वितरण। तो दैनिक तापमान में उतार चढ़ाव दैनिक तापमान में परिवर्तन और विकिरण के दैनिक चक्र और रात्रि के शीतलन प्रभाव को प्रेरित करते हैं। मौसमी तापमान परिवर्तन वार्षिक तापमान में विविधता पृथ्वी के झुकाव और सूर्य के चारों ओर उसकी कक्षा के कारण होती है, जिसके कारण अलग अलग मौसमों में तापमान की भिन्नता होती है। अक्षांशीय अंतर तापमान अक्षांश के साथ बदलता रहता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उच्च अक्षांशों की तुलना में मौसमी तापमान परिवर्तन कम होता है। अच्छा, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अक्षांश, सौर विकिरण तथा भूमि या जल निकायों की उपस्थिति सभी तापमान के अस्थायी वितरण को प्रभावित करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें सूर्य की गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी को रहने योग्य बनाती है, क्योंकि यह इसे बिना वायुमंडल के बहुत ठंडा होने से बचाती है। अब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड। इसकी कार्यविधि कैसे होती है? तो पृथ्वी की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, जहां वे कुछ हद तक परावर्तित हो जाती हैं और कुछ अवशोषित हो जाती हैं। पृथ्वी द्वारा अवशोषित ऊर्जा इंफ्रारेड विकिरण के रूप में वापस वायुमंडल में उत्सर्जित की जाती हैं। इसका मानवीय प्रभाव क्या पड़ता है? तो मानवीय गतिविधियों जैसे कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग और जंगल की कटाई के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव और मजबूत हो रहा है और वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। अब यूनिट सेकेंड